मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फटकार क्यों? क्या डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति गलत ढंग से हुई है? आम आदमी पार्टी कब तक भ्रष्टाचार करेगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है में। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने वकीलों तमाम लोगों को डांटता रहता है कि आप जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं? आखिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को लेकर, सुनवाई को लेकर देरी क्यों हो जाती है? क्यों जो है एक साल, डेढ़ साल जो है मामले पेंडिंग में चले जाते हैं? और जो मामला पेंडिंग में है, जिसने याचिका दायर की है, उसकी गलती नहीं है, अगर वो फालतू में अपनी सजा को भुगत रहा है तो क्या उन सजा वाले दिन का कोई जो है यहाँ पर हिसाब कर पाएगा? अगर मनीष सिसोदिया की कोई गलती नहीं है, मनीष सिसोदिया जो है उस आबकारी मामले में शामिल नहीं रहे, तो क्या उनके 290 दिन का हिसाब कोई कर पाएगा? सवाल ये उठ रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ भी कई बार फटकार लगा चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ भी इस बात को कह चुके हैं कि यहाँ पर आप जितना जल्दी हो इन तमाम मसलों को खत्म करो। ये मसले कहीं ना कहीं राजनीति को गंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण को गंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मसले को उठाना ये ठीक नहीं है, लेकिन लगातार हम देखें तो तारीख पर तारीख नेताओं को दे दी जाती है, लेकिन ईडी के पास सबूत है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया अब बच पाएंगे? क्या ईडी सबूत पेश कर पाएगी? क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हमारे ईमानदार नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया, राजनीति की जा रही है। अगर हमारे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन इस बात को कह दें कि वो भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। तो आज हम दो मुद्दों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहला मुद्दा ये रहेगा कि क्या मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, और दूसरा मुद्दा ये कि सुप्रीम कोर्ट में देरी क्यों? क्योंकि हम न्याय का मंदिर उसको बोलते हैं और न्याय के मंदिर का अंतिम फैसला हम सबका फैसला होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं? पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग देखें तो मामले पर तारीख क्यों सर? देखिए, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, मैं सोचता हूँ। लेकिन हाँ, प्रोसेस के ऊपर ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि लगभग 300 दिन के आसपास जो शख्स जेल के अंदर है, तो आखिर जांच प्रक्रिया कब पूरी होगी? ईडी, सीबीआई तमाम तरह की आधुनिक चीज़ों से आज लैस हैं, तमाम चीज़ें उनके पास ऐड हो गई हैं, देखा जा रहा है वक्त के साथ में। लेकिन फिर भी अगर इतनी देरी लग रही है, और अभी भी देरी की बात नहीं, अभी भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो कि आपने रखा हो और जिसकी बिना पर यह बात निकल कर सामने आई हो कि हाँ भाई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या जो भी जेल में है उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हमारे पास है, इसकी बिना पे इनको जो है सज़ा होनी चाहिए। आपने शुरुआत में महत्वपूर्ण बात और भी बोली कि अगर ये लोग निर्दोष साबित हुए, बेगुनाह साबित हुए, तो आखिर इनके जो दिन हैं, जो ये जेल में गुजार रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लीडर हैं वो पार्टी के, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब 2024 के इलेक्शन को भी देख रही है, और ऐसे में उनके बड़े लीडर्स अगर जेल के अंदर इस तरह से होंगे और अगर उनके ऊपर कोई कसूर उनका नहीं निकलता है, कोई गुनाह उनका साबित नहीं होता है, तो जाहिर बात है ऋतिक कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो ज़रूर बीजेपी के ऊपर इस पर हमला करेगी कि उनके जो नेताओं को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और एक तरीके का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जैसा आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपने जो भी कार्य किया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर किया है, जबकि हमारे नेताओं की या हमारी मंशा में कोई खोट नहीं था। उसी के साथ में जो मामला नरेश कुमार को लेकर आ रहा है, मुख्य सचिव है दिल्ली के, उनको लेकर मामला आ रहा है कि भाई उन्होंने, या उनके जो बेटे को लेकर मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से घपलेबाजी का पूरा प्रोसेस है, और अभी हालांकि जांच चल रही है उसमें, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाई देखो, हमारे नेताओं को तो आप बड़ी जल्दी जेल के अंदर बंद कर देते हो, लेकिन जब नरेश कुमार के ऊपर बात आती है, जो केंद्र से भेजे हुए अधिकारी, उसके ऊपर आप कोई फैसला नहीं करते और एलजी उसी रिपोर्ट तक खारिज कर देते, तो ऐसे में बड़े सवाल हैं इसको लेकर कि वाकई जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या वो इतनी स्पष्ट हैं, और क्या उनके अंदर जो है पारदर्शिता है? क्योंकि ये मामला देखिए देश का मामला है, कोई इंडिविजुअल लड़ाई तो है नहीं, और ऐसे में अगर इस तरह की कह सकते हैं देरी होगी, लापरवाही होगी, तो जाहिर बात है कि सवाल उठेंगे। बिल्कुल। देखिए, सर ने बारीकी से आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है। लेकिन एक युवा से जब मुलाकात होती है तो लगातार ये कहता है वो कि डीवाई चंद्रचूड़ की जो नियुक्ति है वह भी गलत है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम पर वो लगातार सवाल उठाता है और ये कहता है कि गलत हुआ है। आखिर क्या कुछ वो कहता है युवा, आपको एक रिपोर्ट सुनवाते हैं। और संवैधानिक प्रक्रिया, इसका मतलब जो डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर तमाम वकील जो है घूम रहे हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वो कहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ हमारे लिए भगवान है, उनकी नजर में भगवान है, और सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है। भगवान माने, वो भगवान माने, हम नहीं मानते हैं।
हम नहीं मानते। हमने सीधा सीधा यही कहा कि संविधान का पालन नहीं हुआ इनकी नियुक्ति में, ये आरटीआई कह रही है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, ये कह के कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि पब्लिसिटी स्टंट आईपीसी के किसी भी सेक्शन में क्राइम नहीं है। अगर पब्लिसिटी स्टंट क्राइम होता तो अमिताभ बच्चन जेल में होते। और दूसरी बात, पब्लिसिटी स्टंट पहली बात आईपीसी के किसी सेक्शन में क्राइम नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 20B कहता है, साफ साफ कहता है कि किसी अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा, उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसका आईपीसी में वर्णन हो। तो पब्लिसिटी स्टंट तो कहीं अपराधी नहीं। इसका मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे आर्टिकल 20B का वायलेशन किया, एक बात, आर्टिकल 20B का उल्लंघन किया। और जो सीआरपीसी साफ साफ कहती है कि मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी, अगर याचिका तंग करने वाली हो या तुच्छ हो तो मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी लगेगी, इन्होंने 1 लाख की पेनल्टी लगा दी। नियुक्ति के पीछे हाथ किसका हो सकता है? नियुक्ति के पीछे अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इवन सीआईए तक की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। हम सब कह रहे हैं, जिसके एविडेंस हमने प्रस्तुत किए थे, जो आपकी इंदिरा जयसिंह जो यहाँ की वरिष्ठ अधिवक्ता है, जिनकी संस्था है लॉयर्स कलेक्टिव। तो सरकार की नजरों में सब कुछ है नहीं क्या? सरकार की नजरों में सब कुछ है, सरकार स्वयं डरी हुई है इनसे। ये इतना बड़ा गिरोह है कि ये सरकार तक को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। सरकार स्वयं डरी हुई है, क्योंकि सरकार, आप जिसे सरकार कहते हैं, एक बड़ा एजेंडा चला कि नेता चोर है, नेता चोर है, नेता चोर है, जबकि नेता लाख चोर है लेकिन अकाउंटेबल चोर है। वो 5 साल बाद आपके दरवाजे पे आता है, कहता है कि हमको वोट दीजिए। दे आर नॉट अकाउंटेबल। जो जजेस हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कुछ वकील भी जुड़ेंगे, वकीलों से हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि वह क्या सोचते हैं। हमारे साथ राजन जी हैं, राजन जी से हम चर्चा करेंगे कि लगातार यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन पर कहीं ना कहीं जो उनकी नियुक्ति है वो गलत है, यानी कि नियुक्ति उनकी ठीक से नहीं हुई। इस पर आप कितने सहमत हैं? क्योंकि इनका कहना यही है। कौन ये कह रहे हैं नियुक्ति गलत है? तो नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सरकार का कॉन्सेंट होता है, पहली चीज़ तो ये जानना चाहिए। लेकिन लोगों का मानना है कि कोलोजियम के द्वारा होता है। कोलोजियम एक प्रोसेस है, लेकिन कोलोजियम के द्वारा रिकमेंड भेजा जाता है पहले लॉ मिनिस्ट्री को, कि इनका नाम रेफर किया जाता है। उस लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं उस जज के नाम पे, तब वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई सबूत ही नहीं है राष्ट्रपति से। संविधान जाकर के पढ़ लें भाई, तभी तो जानेंगे। बताइए कुछ। हमने सीधा सीधा ये कहा, जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, आपके समक्ष संविधान होगा, आप संविधान में जाके देख सकते हैं, 124 खंड 2, वो साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी जो है सीजीआई के नाम का सजेशन देगी। उस सजेशन को मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ये आपका 124(2) है। और 99th अमेंडमेंट जो एनजेएसी है वो 6 लोगों की कमेटी की बात करती है। हमने राष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई लगाई, मैंने स्वयं आरटीआई लगाई थी राष्ट्रपति सचिवालय में। हमने यही बोला, उसमें हमने यही पूछा था कि राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु, सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न था कि हाई कोर्ट के जिन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु, उन्होंने किन नामों का सुझाव दिया। चौथा प्रश्न किया, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों का चयन किया उन्होंने किन नामों का सुझाव दिया। तो एक ही जवाब आता है, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब कमेटी बनी ही नहीं है, इसका मतलब 124 का वायलेशन हुआ है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि एनजेएसी जिन 6 लोगों की कमेटी की बात करती है, हमने कानून मंत्रालय में आरटीआई लगाई, वहां से भी सेम जवाब आया, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वन इज 124(2), अनदर वन इज एनजेएसी। तो जब दोनों का पालन ही नहीं हुआ तो तीसरी कौन सी प्रक्रिया है? संविधान के पूरे पन्ने में आप कॉलेजियम शब्द हमको दिखा दीजिए। इस पे आप कुछ क्या टिप्पणी करेंगे? कुछ चीज़ें हैं कि संविधान के पन्ने में नहीं होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है, ठीक है। उसके तहत वो बियॉन्ड लॉ भी जाकर के अगर कुछ वो डायरेक्शन देते हैं तो वो कानून बनता है। तो इनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कुछ समय पहले नियुक्ति जो है पहले गवर्नमेंट के अंदर ही होती थी पूरा। तो ऐसा देखा गया कि ये 42वां या 44वां अमेंडमेंट के बाद जो है इस तरह का नौबत आया था। तो ये बोले कि विद द एडवाइस ऑफ जो चीफ जस्टिस होंगे और हाँ जो भी है, तो विद द एडवाइस ऑफ जो मतलब ये जो कोलोजियम बनाया गया था, तो वो रिकमेंड करेंगे किसी जज को, ठीक है। उसके बाद वो भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री को, उस नाम को रेफर करेंगे, और वो लॉ मिनिस्ट्री जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, और प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तब वो किसी जज को नियुक्त करेंगे।
उनका एड और एडवाइस तो एकदम नेसेसरी ही है। विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो नियुक्ति नहीं करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ की जो नियुक्ति हुई है उसमें किसी तीसरी प्रतिक्रिया जहाँ तक भाई जी का बात है, ये कह रहे हैं इस तरह का है, अगर ऐसा पालन नहीं किया गया तो ये तो स्वतंत्र हैं, रिट भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो भाई जरूरी है, क्योंकि अगर ये लैप्स है कानून में, ये कह रहे हैं कि इसका पालन नहीं किया गया तब तो करना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं के अंदर करना चाहिए रिट। ऑप्शन जो वकील साहब ने एक बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। मैं आर्टिकल 143 फिर से यहाँ पे कोट करूंगा, जो संविधान का अनुच्छेद 143 है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोर्ट कोई भी निर्णय अगर लॉ से ऊपर उठ के देता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से परामर्श करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 143। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है। आपको विकल्प नहीं, तो विकल्प तो हम कर रहे हैं ना, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई, वो भी उन्होंने लॉ का वायलेशन करके पेनल्टी लगाई है, क्योंकि 1 लाख की पेनल्टी का कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी का वर्णन है अगर याचिका तंग करने वाली है या तुच्छ है तो। तो यहाँ पर साफ तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल खड़े किए गए, उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए और युवा बेबाकी तरीके से जो है अपनी बात को रखता हुआ नजर आता है। समझ नहीं आता कि इसकी बातों में सच्चाई है या फिर ये युवा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के सामने दिखाना चाहता है। ये एक बड़ा सवाल है। सर, सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भगवान कहे जाने वाले डीवाई चंद्रचूड़ पर युवा ने सवाल खड़ा कर दिया कि उनकी नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से हुई है, नियुक्ति ठीक से नहीं हुई है, उसके कुछ नियम कायदा होते हैं। और इसके साथ साथ डीवाई चंद्रचूड़ नहीं, जो वकील हैं, हम लोग यहाँ संजीव खन्ना की बात कर लें, इन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर देरी क्यों, आप किसी और जो है बेंच पर बैठते हैं, पीठ पर बैठे हुए हैं तो आप तारीख दे देते हैं। तो क्या ये नेताओं का जो समय है, जो उनकी राजनीति है, वो क्या उनकी उपयोगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। और तारीख पे तारीख हम बहुत समय सुनते चले आ रहे हैं कि हमेशा हर मामले में आप तारीख देकर मामलों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा है कि भाई इस तरह के मामलों को ख़त्म किया जाना चाहिए, जांच जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सबूत जो है अदालत के पास में नहीं आएंगे ऋतिक, तब तक उस फैसले पर अंतिम मोहर नहीं लगेगी। ये बात सब लोग हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रोसेस में देर होती है, जिसकी वजह से सालों साल ये मामले लंबित रहते हैं, कई साल, 10-10 साल, 20-20 साल। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो चंद्रचूड़ सिंह जी ने जो बात कही है वो यही कही कि भाई ऐसे मामलों में जितनी तेजी हो सके वो करना चाहिए, अदालतों को भी तेजी करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस में चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, और भी जो पुलिस महकमे काम कर रहे हैं, उनको सबूत जुटाने में तेजी पर लाना चाहिए। वकील जो मामला रख रहे हैं सामने, उनको तत्परता दिखानी चाहिए। एक रिपोर्ट भी है, इस रिपोर्ट में कहा भी गया है, देखिए आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से जवाब मांगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसबीएन भट्टी को जो है इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी को नोटिस जारी किया और कहा 11 दिसंबर से पहले आप जवाब दें। बेंच ने आदेश दिया कि अगर संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को हाई कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उनकी गिरफ्तारी के हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं ईडी के सवालों को जवाब नहीं दे रहा है। यानी ये रिपोर्ट सामने है। सर, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप 11 दिसंबर तक जो है जो संजय सिंह के आपने सबूत जुटाए वो पेश करें। बिल्कुल। लेकिन पहले भी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया की जब याचिका जो है खारिज की, उस समय भी ईडी के पास सबूत की कमी थी। तो आखिर क्यों सर ईडी क्या दबाव में है या सबूत नहीं है, तो फिर क्यों किसी को जेल में डाल दिया? क्योंकि आप देखिए, कोई नेता अगर किसी पद पर बैठा है, अगर उस पद से वंचित है तो उसके क्षेत्र का कार्यकाल भी रुक जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। देखिए, बात सब में बात सही है कि जिस तरह से हम ईडी या तमाम एजेंसियों की बात करते हैं कि आप शक सुबह के बिना पर लोगों को गिरफ्तार करते हो, पकड़ते हो। जाहिर बात है आपका काम ये है कि आपको जहाँ भी कहीं कोई लगता है कि इसमें कुछ ऐसा संदेह है तो आप उसके ऊपर काम करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों साल तक उस मामलों को लेकर बैठे रहो, सालों साल तक आप उस मामले पे जो है ढुलमुल रवैया अपनाते रहो। आपने सही कहा कि अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया महत्वपूर्ण पद पे थे और जिस तरह से जेल के अंदर गए, उसके बाद वो पद कोई और संभाल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह स्कूलों को लेकर काम किया, जिस तरह से दिल्ली सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ऐसे में अगर वो जेल के अंदर रहेंगे तो विकास कार्य कहीं ना कहीं रुकेंगे। वही संजय सिंह की बात करें, जिससे आम आदमी पार्टी उनको एक महत्वपूर्ण चेहरा मानती है। 2024 के चुनाव में वो अग्रणी भूमिका निभाने वाले, यूपी में उनको जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार माहौल बनाने का प्रयास करें, लेकिन अगर वो जेल के अंदर होंगे तो माहौल कैसे बनेगा? जाहिर बात है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, न सिर्फ सरकार को बल्कि पार्टी को भी, जो उसके नेता जेल के
के अंदर होते हैं। तो ये एक जो है प्रोसेस में मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको और ठीक करना चाहिए, क्योंकि ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो उसको सबूतों के ऊपर तुरंत काम करना चाहिए, ताकि 2-4 महीने में इसका फैसला जो है लगभग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया की बात कर रही थी तो कम से कम मानिए 300 दिन यानी कि 8-9 महीने के आसपास वो जेल के अंदर हैं, और अभी भी संभावना नहीं है कि वो कब तक बाहर आएंगे। तो कहने का मतलब आपका भी सही है कि इन चीजों पे कहीं ना कहीं ईडी को, तमाम एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कहता रहा है कि भाई जितना जल्दी हो ऐसे मामलों का निपटारा होना चाहिए। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। न्याय के मंदिर, न्यायमूर्ति वो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ और तमाम वकीलों पर है। हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद वकीलों से ये बात कही है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है इस मामले को निपटाएं, और ये भी कहा गया है कि भाषा को जो है चुनौती ना दें। भाषा, जिस भाषा में हो सके उस भाषा का प्रयोग किया। कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम होता है उसको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, मतलब वकील के और जज के सामने बातचीत हो रही है, लेकिन भाषा अवरोध बनकर आता है तो कहीं ना कहीं वो हाँ में हाँ मिला देता है और जो है मामला सुलझ जाता है। तो सवाल कई सारे हैं, क्वेश्चन मार्क तो कई सारे उठते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क मनीष सिसोदिया की राजनीति पर है, क्वेश्चन मार्क मनीष सिसोदिया के जेल में क्यों है इस पर है, और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के पास सबूत नहीं है इस पर भी क्वेश्चन मार्क। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इन दोनों मुद्दों पर क्या जो है निष्कर्ष निकलता है आगामी समय में, कि क्या मनीष सिसोदिया बच पाएंगे और कैसे जो है डीवाई चंद्रचूड़ फिर से एक बार सामने आकर अपने वकीलों से बात कर पाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।